Good morning, students. I welcome you on the online channel of Vision Academy. Today, we are going to start chapter 7 of Flamingo book NCERT English Flamingo book The Interview. The Interview by Christopher Sylvester. This is the name of chapter 7 from Flamingo. So, before reading this chapter, we are going to discuss some points about the author of this chapter, Christopher Sylvester. Christopher Sylvester. He was a student of history at Peterhouse, Cambridge. He was a student of history in Cambridge University and he was a reporter. He was a reporter for Private Eye and he has written features for the Vanity Fair. Vanity Fair and Private Eye. Vanity Fair and Private Eye is the name of two popular magazines of that time. तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के स्टूडेंट थे और उन्होंने क्या है कि रिपोर्टर का काम किया है 10 साल के लिए। प्राइवेट आई एक मैगज़ीन का नाम है इस मैगज़ीन के लिए, और वैनिटी फेयर के लिए भी फीचर्स लिखे हैं। फीचर्स का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैगज़ीन। तो किसी भी कार्य का, किसी भी वर्क का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको फीचर बोलते हैं। द इंटरव्यू एंड एक्सेप्ट फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। दिस इज एन एक्सेप्ट, ये एक पार्ट है, एक अंश है जो कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें से एक पार्ट लिया गया है द इंटरव्यू। सो आई होप you have got the point about Christopher Sylvester. So next, about this chapter, the interview. You very well know that what an interview is. Interview is an art. It is a form of communication in which a person asks question to other and know about his life. So it was invented 130 years ago. The interview was invented by about 130 years ago. Now it has become a commonplace thing for journalism. तो इंटरव्यू जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी इन्वेंशन कब हुई थी? लगभग 130 साल पहले, और आज पत्रकारिता में एक सामान्य सी बात हो गया। कॉमन प्लेस थिंग मीन्स एक सामान्य सी बात फॉर जर्नलिज्म। पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू का बहुत बड़ा योगदान है, एक सामान्य सी बात हो गया है। एवरीवन हु इज लिटरेट, एवरी पर्सन हु कैन रीड एंड राइट रीड्स एन इंटरव्यू एट लीस्ट वन टाइम और मोर देन इट इन हिज लाइफ। एवरीवन हु इज एजुकेटेड, ही हैज read an interview for one time in his life or more than one time. तो एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है उसने ज़िंदगी में कभी ना कभी या तो सुना होगा या किसी इंटरव्यू को पढ़ा होगा। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट इंटरव्यू एज एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। सो एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। सो इंटरव्यू को लेकर भी दो तरह के व्यूज़ हैं पीपल के। फर्स्ट है पॉजिटिव व्यू, दूसरे हैं नेगेटिव व्यू। लेट्स डिस्कस सम पॉजिटिव व्यूज़ अबाउट इंटरव्यू। इट इज़ हाईएस्ट फॉर्म, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म इट इज़ सोर्स ऑफ ट्रूथ। सो फर्स्ट पॉजिटिव व्यू अबाउट इंटरव्यू इज़ इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। ये सच्चाई का स्रोत है। हम बहुत सी सच्चाई की बातों को इंटरव्यू के माध्यम से जान सकते हैं। उनकी लाइफ में क्या हुआ है, कैसा उनका स्ट्रगल है, अगर किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट इज़ एन आर्ट। इट इज़ एन आर्ट। इट इज़ एन आर्ट। ये एक कला है। गिविंग एंड टेकिंग इंटरव्यू इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। ये कोई आम बात नहीं है। हर व्यक्ति इंटरव्यू ले नहीं सकता और हर व्यक्ति एकदम से इंटरव्यू दे नहीं सकता। उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। उसके लिए कला है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से आपका बोलने का लहजा होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉजिटिव व्यू अबाउट इंटरव्यू इज इट इज़ सोर्स ऑफ ट्रुथ। सेकेंड, इट इज़ एन आर्ट। ये एक कला है। एंड सेकेंड पॉजिटिव व्यू अबाउट इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये एक सूचना का
और ज्ञान का स्रोत है। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज इंटरव्यू के माध्यम से मिलती है। अगर हम किसी पर्सन को नहीं जानते हैं, अगर हम उसका इंटरव्यू पढ़ते हैं तो हमें क्या है, बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत अधिक नॉलेज मिलता है उनके बारे में। सो नाउ वी डिस्कस सम नेगेटिव व्यूज़ अबाउट इंटरव्यू। It is unwarranted intrusion into their lives. Some people consider it an unwarranted intrusion into their lives. कुछ लोग इसको मानते हैं कि उनके जीवन के अंदर ये अनचाही दखल अंदाजी है। Unwarranted intrusion, अनचाही दखल अंदाजी, कि हम नहीं चाहते कोई व्यक्ति हमसे क्वेश्चन पूछकर हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में लोगों को बताए, तो ये अनचाही दखल अंदाजी है उसके जीवन में। इट समहाउ डिमिनिशेस दैम, डिमिनिशन होता है तो लेसन द इम्पोर्टेंस, किसी व्यक्ति के महत्व को कम कर देना। कि अगर आज हम किसी पर्सन को नहीं जानते हैं तो हम उसका बहुत महत्व समझते हैं, उसको अपने आप में बहुत महान समझते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, तो उनका महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। जब रियलिटी में कुछ बातें ऐसी हैं जो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, जब वो बातें दुनिया के सामने आती हैं तो उसका जो महत्व है थोड़ा कम हो जाता है। तो इट डिक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ समवन, इट समहाउ डिमिनिशेस देम। एंड थर्ड, एन अटैक ऑन पर्सनैलिटी, कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो इसका मतलब उसके व्यक्तित्व पर हम क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो 3 पॉजिटिव व्यू और 3 नेगेटिव व्यू ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव व्यू क्या हैं और नेगेटिव व्यूज़ क्या हैं, तीनों याद रखने हैं। पॉजिटिव व्यू क्या है, सोर्स ऑफ ट्रुथ, अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इट इज़ एन आर्ट। दीज आर द पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यू। एंड नेगेटिव व्यूज़, अनवांटेड इंट्रूजन इनटू समवन्स लिव, ये किसी व्यक्ति के जीवन में अनचाही दखल अंदाजी है। इट समहाउ डिमिनिशेस दैम, ये उनके महत्व को कम करती है। एंड एन अटैक ऑन पर्सनैलिटी, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किया गया प्रहार है, अटैक है। ये कुछ नेगेटिव व्यूज़ हैं। इफ़ वन टेक्स अवे द फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ अनदर देन ही इज स्टीलिंग दैट पर्सनस सोल। इट इज़ प्रिमिटिव कल्चर बिलीव दैट, तो इट इज़ अ बिलीव इन प्रिमिटिव कल्चर। तो जो आदिकाल था, पुरातन संस्कृति थी, जो पुरानी संस्कृति थी, उसमें ऐसा माना जाता था कि इफ़ वन टेक्स अवे अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ अनदर देन ही इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, कि अगर कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफ ले रहा है, फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले रहा है, तो इसका मतलब उसकी आत्मा को चुराया जा रहा है। इट वॉज अ बिलीव इन प्रिमिटिव कल्चर, तो प्रिमिटिव कल्चर में ऐसा माना जाता था। तो सिमिलर मैनर में अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है तो इसका मतलब उसकी आत्मा पर अटैक है, उसकी आत्मा को चुरा रहा है और लोगों के सामने रख रहा है, ऐसा बिलीव था। अब कुछ राइटर्स हैं और उनके कुछ व्यूज़ हैं इंटरव्यू को लेकर, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं V.S. नायपॉल। V.S. Naipaul, who is V.S. Naipaul? Author of many travel books. V.S. Naipaul is the author of many travel books and documentaries. He won Nobel Prize in 2001. In 2001, he won Nobel Prize for Literature. तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है V.S. Naipaul को 2001 में, और इन्होंने बहुत सारे ट्रैवल बुक और डॉक्यूमेंट्रीज लिखी है। तो क्या कहते हैं, सम पीपल आर वॉन्डेड बाय इंटरव्यूज़ एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, कि कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू के माध्यम से, इंटरव्यू के कारण बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं। वॉन्डेड बाय इंटरव्यूज़, कि इंटरव्यू लेकर उनको बहुत ज़्यादा आहत किया गया है। ये V.S. नायपॉल मानते हैं कि उनको हर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है लुइस कैरोल। इन्होंने एक नॉवल लिखी थी एलिस इन वंडरलैंड, तो उसके राइटर हैं लुइस कैरोल। द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, दिस इज नेम ऑफ नॉवल, was said to have had just a horror of interviewer and he never consented to be interviewed। जो लुइस कैरोल हुए हैं, इन्होंने एक नॉवल लिखा है एलिस इन वंडरलैंड, ये बहुत ही फेमस नॉवल है। और वो क्या कहते हैं, उनका मानना ये है कि उनको एक इतना डर था, हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर्स
एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू। उनको इंटरव्यूअर से इतना डर लगता था कि उन्होंने कभी सहमति नहीं जताई अपनी इंटरव्यू के प्रति। बहुत सारे इंटरव्यूअर आए, इनका इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन उन्होंने कभी भी सहमति नहीं जताई। नेक्स्ट है condemnatory reviews on Rudyard Kipling on interviews. There are some condemnatory reviews of Rudyard Kipling on interviews. First of all, I'll tell you who Rudyard Kipling, who is Rudyard. A prolific writer. Rudyard Kipling is a prolific writer and a poet of many poems. Okay. So he considered it normal and an offensive crime like a personal assault. So Rudyard Kipling, what Rudyard Kipling says about interview, it is immoral. It is something immoral and offensive crime. He considered interview immoral and offensive crime. वो एक अनैतिक कार्य मानते हैं, एक गलत कार्य मानते हैं इंटरव्यू को, और एक ऑफेंसिव क्राइम मानते हैं, एक ऐसा अपराध मानते हैं जिसकी सज़ा होनी चाहिए। लाइक अ पर्सनल असॉल्ट, जैसे कि हम किसी व्यक्ति पर प्रहार करते हैं, किसी व्यक्ति पर अटैक करते हैं, तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, ऑफेंसिव क्राइम माना जाता है। वैसे ही इंटरव्यू भी एक पर्सनल असॉल्ट है। इट इज़ पनिशेबल क्राइम, ये एक ऐसा क्राइम है जिसकी सज़ा होनी चाहिए। इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम, बट ही हिमसेल्फ परपेट्रेटेड दिस असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन फ्यू ईयर्स बिफोर। तो लेकिन उन्होंने खुद ने, ये उनका मानना था कि इंटरव्यू क्या है, एक पर्सनल असॉल्ट है, एक ऑफेंसिव क्राइम है, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया। यही पर्सनल अटैक रुडयार्ड किपलिंग ने किया था मार्क ट्वेन पर। ओके, नेक्स्ट, रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी ऑन October 14, 1892। रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी थी कैरोलिन, उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? 14 October 1892 उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, देयर डे वॉज wrecked by 2 reporters from Boston। देयर डे वॉज spoiled by the 2 reporters from Boston। ये 14 अक्टूबर 1892 को रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ लिखती हैं अपनी डायरी में कि आज 2 रिपोर्टर्स ने आकर उनका क्या है, पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया। तो कुछ राइटर के व्यू पढ़े हैं, पहले हमने देखे हैं V.S. नॉयपॉल के, वो क्या कहते हैं इंटरव्यू के बारे में, फिर लुइस कैरोल क्या कहते हैं, उसके बाद हमने डिस्कस की रुडयार्ड किपलिंग किस तरीके से आलोचना करते हैं, उनका कंडेमेंट्री व्यू क्या है। नेक्स्ट, उनकी वाइफ कैरोलिन। सो H.G. वेल्स, ही इज़ एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं H.G. वेल्स। वो क्या लिखते हैं इंटरव्यू के बारे में? H.G. Wells, in an interview in 1894, referred the interviewing an ordeal. The interviewing ordeal. तो 1894 में H.G. वेल्स, जिन्होंने खुद एक इंटरव्यू दिया, उसको क्या है, इंटरव्यूइंग ऑर्डेल बताते हैं, एक बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी अड़चन बताते हैं अपनी ज़िंदगी में। बट was fairly frequent interview and 40 years later he found himself interviewing Joseph Stalin। लेकिन ये खुद एक फ्रिक्वेंट इंटरव्यू ही थे। हालांकि ये खुद क्या बताते हैं, इंटरव्यू को बहुत बड़ा ऑर्डेल बताते हैं, लेकिन लगभग 40 साल बाद उन्होंने खुद एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में क्या कहा कि इट इज़ एन ऑर्डेल, ये एक बहुत बड़ी बाधा या अड़चन है। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स ही इंटरव्यूड जोसेफ स्टालिन, रशियन रेवोल्यूशनरी, एक रशियन क्रांतिकारी हुए हैं जोसेफ स्टालिन, उनका इन्होंने क्या है, इंटरव्यू लिया था 40 साल बाद। नेक्स्ट, सॉल बेलो। हु इज सॉल बेलो? ए प्ले राइटर एंड नॉवलिस्ट, ए फेमस प्ले राइटर एंड नॉवलिस्ट who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interview as being like thumbprint on his windpipe। This is very important thing to learn, कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सॉल बेलो, जो कि एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट और राइटर हुए हैं, प्ले राइटर हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ अ थंब प्रिंट ऑन
विंड पाइप, कि जब कोई व्यक्ति दूसरे का इंटरव्यू लेता है इसका मतलब उसका गला घोट रहा है। हमारी जो विंड पाइप है उस पर वो अंगूठा लगा रहा है, हमें सांस लेने में भी इतनी घुटन होने लग जाती है कि हम प्रॉपरली सांस भी नहीं ले पाते। तो ये व्यूज़ थे H.G. वेल्स के और सॉल बेलो के। H.G. वेल्स क्या कहते हैं, एक ऑर्डेल कहते हैं इसको, लेकिन इन्होंने 40 साल बाद क्या है जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लिया था। सॉल बेलो वो क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सॉल बेलो की, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप, कि इंटरव्यू किसी की विंड पाइप पर थंब प्रिंट कैसे है। नेक्स्ट डेनिस ब्रायन ये क्या कहते हैं, येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू इट इज़ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन करने का बहुत ही अच्छा सुगम माध्यम है। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of contemporaries are through interviews। कि आज के समय में अगर देखा जाए तो आज के समय में हमारे जो समकालीन राइटर हुए हैं, समकालीन फेमस पीपल हुए हैं, उनके बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है, उनके बारे में जो इम्प्रेशंस हमें मिलते हैं वो किसके माध्यम से है, इंटरव्यू के माध्यम से। तो इंटरव्यू क्या है, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बट ड्रॉबैक्स के होते हुए भी, इन सभी ड्रॉबैक्स के होते हुए भी क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कम्युनिकेशन का, कि अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं और हमारी लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पर्सन को लेकर, वो क्या है, इंटरव्यू के माध्यम से ही मिलती है। जिन्हीं भी हस्तियों को आज हम जानते हैं उनके बारे में हमें इंटरव्यू से ही नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट देखिए डेनिस ब्रायन क्या कहते हैं, almost everything of moment reaches to us one man asking question of another। ये डेनिस ब्रायन कहते हैं कि अगर लगभग जितनी भी चीज़ें हैं, almost everything of moment, कि हर पल पल की खबर है, reaches to us वो हमारे पास पहुंचती हैं, one man asking question of another, कि जब एक आदमी दूसरे से प्रश्न पूछता है तो इस माध्यम से हमारे पास सारी जानकारी पहुंचती है। Because of this the interviewer holds a position of अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस। इसलिए जो इंटरव्यूअर होता है वो बहुत ही पावरफुल एंटिटी होता है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंटिटी होता है, कि जो एक इंटरव्यूअर है उसके महत्व को हम कम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है तो लगभग किसी भी इवेंट से जुड़ी हुई बातें हमारे तक पहुंचती हैं उस इंटरव्यू के माध्यम से। सो इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू एंड नाउ वी आर discussing second part of the interview. It is an interview, but I have written in short, it is in the form of interview in your book. There are two persons, one is Mukund Padmanabh from The Hindu newspaper who is an interviewer, and Umberto Eco who is an interviewer, who is giving an interview. Umberto Eco क्या है, एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगना, वहाँ पर प्रोफेसर हैं, वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं, और द हिंदू पेपर से एक रिपोर्टर हैं मुकुंद पद्मनाभन, वो इंटरव्यू लेने के लिए गए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। इट कंटेन्स एन एक्सेप्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद बिलोंगिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड अम्बर्टो इको। तो ये किनके बीच की बात है, मुकुंद पद्मनाभन जो कि द हिंदू से हैं और एक प्रोलिफिक राइटर हुए हैं, एक प्रोफेसर हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगना, तो उनके बीच एक इंटरव्यू है। इको इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगना इन इटली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है बोलगना यूनिवर्सिटी, वहाँ पर प्रोफेसर हैं। ही इज़ अ डॉन्टिंग स्टेटस एज अ स्कॉलर फॉर हिज फिलोसफी ऑन सेमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस। उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है एज अ स्कॉलर, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं किसमें, सेमियोटिक्स में। सेमियोटिक क्या है, स्टडी ऑफ साइंस, जो संकेतों से बात करते हैं, संकेतों का अध्ययन करते हैं, उसको सेमियोटिक्स बोलते हैं। उसमें बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रोफेसर रहे हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शन। देखो, फिक्शन लिखने से पहले वो क्या थे, एक फिलोसफर थे सेमियोटिक्स के,
एक लिटरेरी इंटरप्रिटेशन की उन्होंने, और मिडिवल एस्थेटिक्स है, तो मध्यकालीन समय के जो सौंदर्यपरक बातें हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है। इन द इंटरव्यू, ये जो हमारा चैप्टर है इन द इंटरव्यू, वी सी इट सेंटर ऑन हिज सक्सेसफुल नॉवल द नेम ऑफ द रोज। तो इस इंटरव्यू के अंदर डिस्कशन किया गया है मुकुंद और अम्बर्टो इको के बीच जो डिस्कशन होता है वो किसको लेकर होता है, उनका एक नॉवल था द नेम ऑफ द रोज, इसको लेकर वो डिस्कशन होता है। हिज नॉवल सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, उसका जो नॉवल है ये द नेम ऑफ द रोज लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा उसकी कॉपीज़ बिकी थी। जब इसको लिखा गया था उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये बुक इतनी फेमस हो जाएगी। मुकुंद बिगन्स बाय आस्किंग हिम हाउ ही मैनेज टू डू सच डिफरेंट थिंग्स। तो मुकुंद इस इंटरव्यू को शुरू करता है क्वेश्चन पूछने से, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता है कि वो इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता है। वो एक सेमियोटिक्स का फिलोसोफर भी है और वो फिक्शन भी लिखते हैं और लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस भी की हैं, तो ये सब चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हैं। अम्बर्टो इको रिप्लाई सेइंग ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, लेकिन अम्बर्टो एक सिंपल सा रिप्लाई देते हैं कि वो कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं, वो तो सेम थिंग ही कर रहे हैं बार बार। फर्दर ही गोज ऑन टू जस्टिफाई हिज बुक दैट रिवॉल्व्स अराउंड द पीस एंड नॉन वायलेंस। आगे वो डिस्कस करते हैं अपनी बुक द नेम ऑफ रोज, ये पीस और नॉन वायलेंस से जुड़ी हुई थी। When we learned that Umberto Eco classifies himself an academic scholar, हम ये जानते हैं कि वो अपने आप को एक राइटर नहीं मानते हैं, वो एक एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं, अपने आप को एक शैक्षणिक विद्वान मानते हैं। वो नहीं कहते कि मैं एक बहुत बड़ा राइटर हूँ। He attends various academic conferences throughout the week and writes novel on Sunday। वो पूरा हफ्ता क्या करते थे, पूरा सप्ताह वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को, जो शैक्षणिक सभाएं होती थी उनको अटेंड करते थे और संडे के दिन फ्री टाइम में वो नॉवल लिखते थे। इसलिए उसका मानना ये था कि मैं कोई राइटर नहीं हूँ, कोई नॉवलिस्ट नहीं हूँ, वो सिर्फ एक एकेडमिक स्कॉलर्स थे और जो संडे को फ्री टाइम को यूज़ करके वो नॉवेल्स लिखते थे। Moreover, he expresses that other considering him as a novelist as not a scholar does not affect him at all। इसके बाद वो डिस्कस करते कि कोई उसको एक नॉवलिस्ट मानता है, एक स्कॉलर नहीं मानते, तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन द रियल सेंस ही इज़ अ स्कॉलर, कि वास्तव में देखा जाए तो मैं अपने आप को एक स्कॉलर मानता हूँ और दूसरे लोग मुझे नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। He agrees it is rather tough to influence millions of people with academic work। So इस बात से वो सहमत हैं कि एकेडमिक वर्क से शायद वो लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित ना कर पाता। एकेडमिक वर्क से वो क्या है, लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित ना कर पाता शायद, जो कि लिटरेरी इंटरप्रिटेशन से वो प्रभावित हुए हैं, शायद वो ऐसा ना कर पाते अगर वो सिर्फ एकेडमिक स्कॉलर रहते। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो लर्न हाउ ही बिलीव्स दैट आवर लिव्स हैव मैनी एम्प्टी स्पेसेस लाइक एटम्स, कि जैसे दो एटम्स के बीच एक एम्प्टी स्पेस होता है, वैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारा एम्प्टी स्पेसेस है। हम एक काम करते हैं, एक काम से लेकर दूसरे काम की ओर जाते हैं, तो उसके बीच क्या है, उसके बीच हमें बहुत सारा खाली समय मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसिटीज़। ही रेफर्स टू देम एट इंटरसिटीज़ and admits that he does most of his productive work in the course of that time, कि उनका मानना ये है कि वो अपना ज़्यादातर समय इन खाली समय में करते हैं। जो इंटरसिटीज आते हैं, जो खाली समय आता है उनके जीवन में, उसमें वो ज़्यादातर कार्य करते हैं। कि हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारा खाली स्पेस होता है, खाली टाइम होता है, और उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। स्पीकिंग अबाउट हिज नॉवल, जब उनसे उनकी नॉवल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, ही रिमार्क्स दैट, वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट एन ईजी रीड, इट हैज़ गॉट डिटेक्टिव फीचर टू इट अलॉन्ग साइड मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो उनकी नॉवल की बात पूछी गई कि उसकी थीम क्या आया, तो उन्होंने बताया कि इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, इट इज़ नॉट एन ईजी रीड, आसानी से समझ आने वाली नावल नहीं है, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें डिस्कस की गई हैं, फिर भी लोगों को इतनी पसंद आई है। ओके, इट हैज़ अ डिटेक्टिव फीचर, तो ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है, इसके अंदर एक जासूसी कहानी है, और इसके साथ साथ वो मेटाफिजिक्स, सैद्धांतिक चीज़ों की बात करते हैं,
मेटाफिजिक्स में स्टडी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं। थियोलॉजी, रिलीजन की बात की गई है इसमें। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास की बात की गई है। ये सारी चीज़ों को एक नॉवल के अंदर डाला गया है, फिर भी इतनी इम्पोर्टेंट, लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि 10 मिलियन कॉपी इसकी बिकी थी। सिमिलरली ही थिंक्स दैट इफ़ वी रॉट द नॉवल 10 years अर्लियर और लेटर it would not have achieved the same success. So he consider it is the time when it is written that affected the success of this novel, कि ये वो समय था जिसमें वो नावल लिखा गया जिससे ये नावल इतनी प्रभावित हुई। Thus the reason for the success of the name of the rose is still remains a mystery. उनको खुद को समझ नहीं आया कि उनका जो नावल है वो इतना सक्सेसफुल कैसे साबित हुआ। तो ये कुछ डिस्कस किया है हमने उनके नावल के बारे में। ये एक इंटरव्यू है अम्बर्टो इको का, तो ये एक एग्जांपल भी दिया गया है कि किस तरीके से इंटरव्यू के माध्यम से हम किसी पर्सन की सक्सेस स्टोरी, उसके स्ट्रगल और उसकी लाइफ से जुड़ी हुई जो बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है वो जान सकते हैं। हालांकि उनको एक नॉवलिस्ट माना जाता है, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो एक नॉवलिस्ट नहीं, एक बहुत अच्छे स्कॉलर भी थे। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब इसका लास्ट चैप्टर, उसके बाद पोइट्री स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।